बजट ईयू और यूएस के साथ ट्रेड डील के बाद बाजार की नजरें अब मॉनेटरी पॉलिसी पर है। आज से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है और 6 फरवरी परसों शुक्रवार को मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा। सवाल यह है कि पिछले साल 125 बेसिस पॉइंट्स की कटौती के बाद इस बार आरबीआई का क्या स्टैंड होगा। सीपीआई की नई सीरीज के रिलीज के बाद मौजूदा स्तरों से महंगाई कैसी रह सकती है और ऐसे में रेट कट का सिलसिला थमेगा या फिर स्टेटस क्यू जो है वो बना रहेगा। लिक्विडिटी और रुपए को लेकर क्या रुख होगा, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आवाज एमपीसी तैयार है। और आवाज एमपीसी का आइडिया है कि लेट्स सेटल अहेड ऑफ द कर्व, पहले ही क्यों ना तैयारी कर लें जो फ्राइडे को आने वाला है। मदद करने के लिए भाई साहब आज डीएसपी फाइनेंस के वाइस चेयरमैन सीईओ जयेश मेहता साहब, इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर और क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर और चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी सर, सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। अच्छा, 3 इतने बड़े अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं तो मैं आऊंगा, पॉलिसी की चर्चा करूंगा, लेकिन अभी अभी एक बजट निकला है, एक बार उस पर नजर डालते हैं, एक बार उसकी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद वहां से पॉलिसी की बात करेंगे। लाइए जरा बड़ा बजट का मैथ एक बार क्विकली स्क्रीन पर रख दीजिएगा। ये बजट का गणित आपकी स्क्रीन पे है। बजट का साइज 53.5 लाख करोड़, कुल कमाई सरकार की होगी 36.5 लाख करोड़ की। डिफरेंशियल है ग्रॉस बोरोइंग का आंकड़ा, साइज कितना खर्च करेंगे, कमाएंगे कितना, डिफरेंशियल 17.2 लाख करोड़। जीडीपी का साइज दे रखा है हमको 393 लाख करोड़ रुपीस का। फिस्कल डेफिसिट होगा इस बार करीब 4.3% ऑफ जीडीपी। डीके सर, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। अच्छा, फिस्कल कंसोलिडेशन को तो इस बजट ने टारगेट करा है, अल्बीट ऐसा कह सकता हूं लिटिल स्लाइटली स्लोअर पेस में। और वो जो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग का नंबर 17.2 लाख करोड़ रुपीस के आसपास का, डीके सर मेरे ख्याल से स्ट्रीट में सारे अनुमान जो मैं ब्रोकरेजेस के पढ़ रहा था, रिपोर्ट देख रहा था, 16 से 16.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की चर्चा हो रही थी। तो अब वो बाकियों को ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट की एग्रेसिव बोरोइंग, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्रेसिव बोरोइंग का आंकड़ा बाकियों को क्राउड आउट करेगा, वो सब टेक्स्ट बुक टाइप, वो तो होना ही होना है। लेकिन क्या इसको टैकल करने के लिए आरबीआई को कुछ कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी? अभी कोई ऐसी कोई जरूरत है नहीं। आरबीआई कैसे जूझेगा इससे? आरबीआई देखिए, स्टेट गवर्नमेंट की बोरोइंग, जैसा कि आपने सही कहा, वो एक मेजर प्रॉब्लम है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपने टारगेट पे सेट है। जब सरप्राइज मिलता है, वो आई थिंक पिछले साल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिला था। तो मुझे लगता है कि आरबीआई को लिक्विडिटी मैनेज करनी पड़ेगी और यील्ड्स में बहुत ज्यादा अगेंस्ट द टाइड वो नहीं कर सकते। तो अभी फिलहाल यील्ड्स मजबूत ही रहेंगी, 6.7 के आसपास ही घूमेंगी और थोड़ा सा इसमें सॉफ्टनेस आ सकती है टुवर्ड्स द एंड। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फिस्कल मैथ है, फिस्कल मार्क्समैनशिप है, वो जितना कहते हैं उसी हिसाब से चलते हैं और वो टारगेट मीट कर लेते हैं। और इस साल फिस्कल कंसोलिडेशन को थोड़ा धीमा इसलिए किया गया क्योंकि वो स्पीड से वो चल नहीं सकते। टारगेट भी क्रेडिबल होना चाहिए जो अचीवेबल हो। तो इसलिए अब उनको उनका टारगेट है डेट, जिसको वो 50% ऑफ जीडीपी पे लाना चाहते हैं। और हमारा मानना यह है कि अगर जो फिस्कल डेफिसिट को धीरे धीरे 29-30 तक 3.5% तक ले आए तो ये टारगेट अचीवेबल है। तो इसलिए वो उस टारगेट, फिस्कल डेफिसिट टारगेट की तरफ धीरे धीरे अग्रसर होंगे। और हाँ, आई थिंक बोरोइंग ज्यादा है और इसलिए ये इसका नीचे आने की अभी फिलहाल उम्मीद नहीं है। 17.2 लाख करोड़ रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ मनी की यहाँ पे चर्चा करी जा रही है, पर ध्यान रखिए इस पैसे का इस्तेमाल भी उतना ही इंपॉर्टेंट, फ्रीबीज के लिए नहीं है, जो होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए। अदिति, ऐसा कहूं दाग अच्छे हैं, है ना? देखिए, डेफिनेटली मेरा तो बजट का यही एनालिसिस है कि 4.3% ऑफ जीडीपी के अनुमान के आसपास ही है। बट जैसे डीके सर ने कहा, जो ग्रॉस बोरोइंग का नंबर आया है वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया है। एक मुझे लगता है चीज है जो मुझे मेंशन करनी चाहिए, वो ये है कि इस साल का रिवाइज्ड एस्टिमेट में भी जो स्मॉल सेविंग का फिगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डाला है,
हमें वो थोड़ा कम लग रहा है और मेरे हिसाब से थोड़ा स्मॉल सेविंग्स में एक्स्ट्रा कलेक्शंस आएंगी क्योंकि रेट को कम नहीं किया गया है, डिपॉजिट रेट काफी कम हो गए हैं और ये जो कुछ एक्स्ट्रा पैसे अगर इस साल में आ जाते हैं रिवाइज एस्टिमेट के ऊपर तो वो यूज किए जा सकते हैं या तो बायबैक करने के लिए या किसी ना किसी तरह अगले साल का ग्रॉस बोरोइंग नंबर को कम करने के लिए सेंटर का। स्टेट्स का जहां तक सवाल है वहां हमने देखा है कि जो नॉमिनल एंकर उनके फिस्कल डेफिसिट का रखा है 16 फाइनेंस कमीशन ने, वो अभी भी 3% ऑफ जीडीपी ही है, तो उनकी बोरोइंग्स तो लिमिटेड होती हैं। वहां पे बेसिकली क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर की इशू है। बोरोइंग तो जितनी उनको परमिटेड होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसके ऊपर वो जा नहीं सकते और हमारा अनुमान है कि अगले साल उनके जो रिडेम्पशन है उसको मिला के अबाउट 13 ट्रिलियन की ग्रॉस बोरोइंग स्टेट से आएगी जो सेंटर से कम ही है। ओके, चलिए अब जरा सा जिसके लिए तीनों को इनवाइट किया था, एमपीसी क्या क्रेडिट पॉलिसी का पोल पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं, तीनों के जवाब आपकी स्क्रीन पर दिखाऊंगा। सबसे पहले तो सबसे बेसिक सवाल था, क्या करेगा ये एमपीसी, क्या डिसाइड करेगा आरबीआई फ्राइडे को दरों के फ्रंट पे? लेकर आइए प्लीज सवाल। क्या दरों में कटौती होगी, दरें बढ़ाई जाएंगी या स्टेटस को? कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, तीनों एक स्वर में, कोई कंफ्यूजन नहीं। जब पॉलिसी आउटकम आ रहा होगा तो आरबीआई और उसकी एमपीसी डिसाइड कर रही होगी कि होल्ड करेंगे दरों को, स्टेटस को रखेंगे। अगला सवाल मेरा था जो स्टैंड है न्यूट्रल का। न्यूट्रल क्या होता है? वेट एंड वॉच मोड। क्या वो स्टैंड जस का तस रहेगा या उसमें बदलाव होगा? सबका मानना है स्टैंड जस का दस न्यूट्रल ही रहेगा। आरबीआई वेट एंड वॉच मोड पे कंटिन्यू करता हुआ आपको नजर आएगा। मैंने तीसरा सवाल तीनों से पूछा था कि क्या ये रेट कट साइकिल, अभी हुआ क्या, आरबीआई ने ऑफलेट मतलब स्टार्ट ऑफ 2025 पिछले साल की शुरुआत से 125 बेसिस पॉइंट्स 1.25% दरों में कटौती करी, 6.5% वाले रेपो रेट घटा के 5.25% पे ले आए। इस एग्रेसिव रेट कट्स के बाद जब हम पॉज की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या साइकिल खत्म हो गई है या फिर एक लॉन्ग पॉज की तरफ हम बढ़ रहे हैं? यहां पे थोड़ा सा डिवीजन है। जयेश मेहता सर और डीके सर कह रहे हैं नहीं, ये कौन सा है लॉन्ग? मेरे ख्याल से अदिति का जवाब क्या? अदिति ने तो हाँ बोला है ना। अदिति आपका हाँ है? नहीं, मैं भी पॉज पे ही हूँ, लॉन्ग पॉज। लॉन्ग नहीं। तो आप लॉन्ग पॉज पे हो, जयेश मेहता सर और डीके सर कह रहे हैं नहीं, कोई लॉन्ग पॉज नहीं है, कोई साइकिल खत्म नहीं हो रही है। तो अदिति ये प्लेट ठीक करेगा जो आपने पोल की बनाई है, क्योंकि मैं रिकैप करूंगा बाद में तो मुझे सही चाहिए होगी। अदिति ये लॉन्ग पॉज मतलब ये क्या लेंथ ऑफ द पॉज होगा, क्या मान के चल रहे हो आप? देखिए, अभी पहली बात तो अगर फ्राइडे की बात हम करें तो ये तो बिल्कुल जंक्चर नहीं है कुछ भी करने का। बजट जो आया है वो ग्रोथ सपोर्टिव है, ईयू डील है वो थोड़ा टाइम लगाएगी लेकिन वो भी ग्रोथ सपोर्टिव ही है मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से। और जो यूएस की टैरिफ रिडक्शन हुई है उसके ऑब्वियसली वी आर वेटिंग फॉर द फाइन प्रिंट, लेकिन वो भी ग्रोथ सपोर्टिव ही है। तो ये सब लेके साथ ही साथ सीपीआई का आंकड़ा अगले हफ्ते ही नई सीरीज पे आ जाएगा, जीडीपी का आंकड़ा इस महीने के एंड पे नई सीरीज पे आ जाएगा। तो ये तो कोई जंक्चर नहीं है अभी मेरे हिसाब से कॉल लेने का 125 बेसिस पॉइंट रेट काटने के बाद। तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ पॉज इन द रिपो रेट, न्यूट्रल स्टांस, और इस बार सीपीआई एंड जीडीपी के फोरकास्ट भी जैसे हैं वैसे ही छोड़ दें। तो ये तो इस पॉलिसी की बात हुई, एक्शन है लिक्विडिटी पे होगा। आगे जाके मेरे हिसाब से इफ यू आस्क मी, अभी जो हमारे आंकड़े हैं करंट बेसिस पे उनके हिसाब से मेरे ख्याल से रेट कार्ड साइकिल खत्म हो चुका है और अब एक लंबा पॉज आगे जाके हमारे लिए वेट कर रहा है। जय सर, आप और डीके सर सहमत नहीं हो? नहीं में जवाब दिया था कि ये रेट कट साइकिल खत्म नहीं हुई है, ये लॉन्ग पॉज नहीं है। अच्छा, दिसंबर में दरों में कटौती हुई थी, उसके बाद से ट्रांसमिशन तो हुआ ही नहीं है। खैर वो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन भी उतना ही बैंकों के लिए चैलेंजिंग रहा है, तो शायद वो ट्रांसमिशन करना उतनी दिक्कत वाली बात होगी। लेकिन जयेश सर, फिर आपका आउटलुक क्या है दरों में कटौती का? अभी कैलेंडर ईयर तो खत्म है, इस बार तो आप स्टेटस को कह रहे हो, फाइनेंशियल ईयर खत्म है, अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए आउटलुक क्या है? कितनी दरों में कटौती और कब हो रही होगी वो? तो और एक 25 बेस पॉइंट का रेट कट एक्सपेक्टेशन है। प्योरली कि इन्फ्लेशन जो है
वो तुम्हारा लोअर साइड पे ही रहेगा, एंड उसके कारण और एक 25 बेस पॉइंट की रेट कट, तो बेसिकली टर्मिनल रेट ऑफ 5 इज व्हाट आई एम लुकिंग एट, तो वो होने का चांसेस है। हाँ, जो ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, of course one is deposit, but that उससे भी ज्यादा I would say the supply side, right? और उसमें भी आपने बताया अभी जो स्टेट लोन का जो सप्लाई है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है जल्दी से, और ऑफ कोर्स ये टाइम ओएमओ इतने ओएमओ भी किए, उसके बावजूद द सप्लाई साइड हैंगओवर इज नॉट बीन एबल टू मैनेज, तो वो थोड़ा दिक्कत है इशुएंस एंड सप्लाई साइड में, एंड वो कारण सर विल हैव टू सी हाउ द रेट ट्रांसमिशन हैपेंस, बट वी नीड टू वर्क आउट ऑफ समथिंग, वी डोंट नो अभी करना क्या है। बेसिकली आई थिंक शुरू से ही इंस्टेड ऑफ एंड में सपोर्ट करने से ज्यादा शुरू से ही, बिकॉज नेक्स्ट ईयर का ग्रॉस बोरोइंग भी ज्यादा है, थोड़ा शुरू से ही अगर बॉन्ड बोरोइंग को सपोर्ट करते हैं आरबीआई तो उसमें काफी फर्क पड़ना चाहिए, सो दैट इज द वे आई वुड लुक एट इट। ये तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट सवाल थे पॉलिसी को लेकर। एक बात ध्यान रखिएगा, नई ये पॉलिसी खत्म हुई और सामने खड़ी है नई सीपीआई की सीरीज। 12 फरवरी को वो नई सीरीज रिलीज करी जाएगी। बेस ईयर बदल दिया जाएगा, 2024 की तरफ लेके आया जाएगा। वेट चेंजेस हो रहे होंगे, कुछ नए आइटम, नंबर ऑफ आइटम्स इंक्रीज हो रहे होंगे। तो मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या ये नई सीरीज में इन्फ्लेशन बढ़ेगा? मेहता सर कह रहे हैं, जोशी सर कह रहे हैं नहीं, और अदिति कह रही है नॉट श्योर, कुछ कह नहीं सकते। पर मेहता सर क्यों नहीं? मतलब मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, फूड नीचे जा रहा होगा कंपोनेंट, कोर ऊपर आ रहा होगा। फूड इन्फ्लेशन ठंडा पड़ा है, कोर आज भी 4% के आसपास स्टिकी सा बैठा हुआ है। तो गणित तो कहता है नई सीरीज में अपफ्रंट कुछ इन्फ्लेशन एड ऑन हो रहा होगा, ऐसा नहीं है क्या? तो आपने शुरू में तीनों को इकोनॉमिक्स बता दिया, मैं इकोनॉमिक्स नहीं हूँ, पहले लेट मी क्लियर दैट, बट माई इज मोर ऑन अ गट फील बेसिस कि आज फूड इन्फ्लेशन विच वाज वेरी वॉलेटाइल एंड उसके कारण अपना इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन थोड़ा हेवायर होता था। आई थिंक बाकी जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन जो आरबीआई कर पा रहा है, that normally, I'm not talking about this particular year or last 2 years, but normally has been more or less right bearing food inflation. So जो core inflation है, उसका जो focus, उसका जो वो था, वो काफी ठीक ठाक ही रहता था। तो वो हिसाब से I feel and with technology the other items also should kind of come off going forward. So I'm not talking about immediate change of the thing, but over a longer period of time, this should be less volatile and therefore would be more in control and more predictable. अगर predictable है तो आप उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है सर, ये सवाल फिर आपसे, और क्या ये नई सीरीज उसमें ऐड कर रहा हूं, कम वोलेटाइल होगी क्या? वो वोलेटाइल फूड एंड बेवरेजेस का वेट रिड्यूस हो रहा होगा? इस रिकैलिब्रेशन को आप कैसे देखते हो? देखिए, हाँ, ये बात तो सही है कि वोलेटाइल कम होगी, क्योंकि जो कंपोनेंट्स हैं सीपीआई के, उसमें ट्रेडिशनली फूड सबसे ज्यादा वॉलेटाइल रहा है। आपने मार्केट में भी देखा होगा कि अगर आप टमाटर को ही देख लें, 100 रुपए किलो हो जाता है, फिर अचानक ही वो 40 रुपए 20 रुपए, तो वॉलेटिलिटी उसमें फूड आइटम्स में जनरली, खासकर वेजिटेबल में बहुत ज्यादा होती है। तो ये वेट कम होने से वॉलेटिलिटी कम होगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी जो इस साल इन्फ्लेशन नीचे आई है पुरानी सीरीज में, उसका एक मुख्य कारण था कि फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा तेजी से नीचे आई है। अगर फूड इन्फ्लेशन का वेट कम हो जाता है तो वो थोड़ा सा इन्फ्लेशन को ऊपर उठाएगा, पर अगले साल इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाएगा, और मतलब तो अगले साल की इन्फ्लेशन को थोड़ा सा नीचे लाएगी और इस साल की इन्फ्लेशन को थोड़ा ऊपर लाएगी, क्योंकि नई सीरीज आएगी और ये अज्यूम करते हैं कि बाकी और चीजें नहीं बदलेंगी ज्यादा। तो सेट्रस पेरिबस जो इकोनॉमिस्ट की फेवरेट, तो इमीडिएट मतलब इस साल में तो शायद इन्फ्लेशनरी हो, थोड़ा सा इंचअप करता हुआ नजर आए। तो मेरे जहन में तो एक सवाल था अदिति की, ये तो नॉमिनल जीडीपी के लिए अच्छी खबर है, सरकार को उतनी एडिशनल कंफर्ट मिल जाएगा इसने बजट ईयर के लिए, है ना? नहीं, वो इस साल के लिए ना, तो इस साल का नॉमिनल जीडीपी हो सकता है थोड़ा और ऊपर चला इस साल मतलब 26 में खत्म मामला।
कि FY27 की बात कर रहे हैं? तो देखना पड़ेगा ना, FY27 में तो वैसे भी हम 4% CPI इन्फ्लेशन अज्यूम कर ही रहे हैं और WPI 2 से 3%। तो इन एनी केस अगले साल का हमारा एस्टिमेट था, बजट के पिछले दिन हमारा एस्टिमेट था कि रियल जीडीपी ग्रोथ FY27 की 6.7% होगी और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अराउंड 9.8% के आसपास हमने अज्यूम करी थी, जो बजट ने 10% ली है। अब ऑब्वियसली यूएस टैरिफ्स की सिचुएशन चेंज होना जाने के बाद हमें वापस रिवर्क तो करना पड़ेगा कि रियल जीडीपी का क्या फोरकास्ट है। साथ ही साथ अगले हफ्ते सीपीआई का भी नया बेस आ जाएगा, तो वो भी हम फिर से देखेंगे कि जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो 10% पे लेनी है कि उसके अब ऊपर पकड़नी है। आइए, पता है मैंने एमपीसी के बहुत बियॉन्ड चला गया हूं मैं। कई सारी और इंटरेस्टिंग चीजें थी जो मैंने सवाल में पूछ लिया था इन तीनों से। ये जो मेगा डील्स हम कर रहे हैं, पहले वो इंडिया EU मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स, उसी के बाद फादर भी आ गए, इंडिया US की ट्रेड डील। क्या मायने इसका महंगाई को लेकर? क्या इससे महंगाई बढ़ेगी? मिला जुला सा रुझान रह सकता है, या अभी कहना मुश्किल है, ऐसा कह लीजिए। और तीसरा था घटेगा। तो जयेश सर कह रहे हैं महंगाई घटेगी और आदित्य और डीके जोशी सर कह रहे हैं, मेरे ख्याल से आदित्य और डीके सर मिक्स बैग कह रहे हैं, मिला जुला सा रुझान देखने को मिलेगा। ये बात सही है, क्योंकि अभी तो डील के कॉन्टोर्स भी मुझे पता नहीं, तो इनसे मैं क्या बात करूं। मुझे नहीं पता रशियन ऑयल हम पूरी तरह से लेना बंद कर देंगे, क्या ट्रम्प साहब के टर्म्स में हम लोग यूएस से और वेनेजुएला से कच्चा तेल ले रहे होंगे, और टर्म्स उनके तो पता नहीं किस भाव पे उठाना पड़ रहा हो। तो हो सकता है, अभी कहना बड़ा मुश्किल है। मिला जुला सा रुझान समझ के चलिए आप। फिर एक सवाल था, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा था कि इस नए साल के लिए ग्रोथ 6.8 से 7.2% की देखने को मिल सकती है। उसके बाद वो कई लोग कहते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड बजट सामने आ गया, 2 मेगा ट्रेड डील साइन कर ली, तो फिर अब ग्रोथ के एस्टिमेट्स इन एक्सपर्ट्स के क्या हैं? उस बैंड में हम बैठते क्या हैं? 6.8 के नीचे जा रहे होंगे, 6.8 आ रहा होगा, 7% जो कि इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से फुल पोटेंशियल है, या 7.2 अपर थ्रेशोल्ड को रीच करेंगे, या उसके बियॉन्ड जा सकते हैं। बिल्कुल सब डिवाइडेड है ग्रोथ के पैमाने पर। जयेश मेहता साहब कहते हैं हम तो 7.2 के ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अदिति करिए नहीं, वो जो इकोनॉमिक सर्वे उसका पूरा पोटेंशियल हम रियलाइज कर रहे होंगे, 7% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जोशी सर कह रहे हैं 6.8 के नीचे FY27 की ग्रोथ एस्टिमेट्स हैं। यही रीजन है क्या जोशी सर जो आप कह रहे हो ना 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 साइकिल अभी कोई खत्म नहीं हुई है, इसी को एड्रेस करेगा क्या आगे जाके आरबीआई? नहीं, देखिए, जहां तक ग्रोथ का सवाल है, हमारी करंट फोरकास्ट 6.7% है, जो 6.8 थोड़ा ही नीचे। जब नई सीरीज का डेटा आ जाएगा तब हम रीइवैल्यूएट करेंगे, इसलिए हमने अभी अपना जो फोरकास्ट है उसको होल्ड में रखा, रिवीजन नहीं किया अभी फिलहाल। इस वजह से ये प्रिंटेड पब्लिश्ड नंबर हमारा 6.7% है अभी। जो पब्लिश्ड है वो सामने बिल्कुल ठीक। तो दो चीजें होंगी, एक मिनट तक। एक तो ये है कि साइज ऑफ द इकोनॉमी बदलेगा, दूसरा स्पीड ऑफ द इकोनॉमी भी बदलेगी। तो जब वो उसमें क्लैरिटी आएगी तो थोड़ा सा हम बेसिस पे आगे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अभी तो मतलब आपका जो पास्ट है वो भी अनप्रिडिक्टेबल है एक तरह से, कि जीडीपी पास्ट डेटा को किस तरह से दिखाएगा। चलिए वो देखते हैं। 2 सवाल और रखते थे, मैंने क्विकली आपको आंसर दिखा देता हूं। मैंने, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा सरदर्द तो रुपया था, और जितनी भी एक्सटर्नल चैलेंजेस दिक्कतें आई, कह लीजिए रुपया ही हमारे लिए वो शॉक अब्जॉर्बर के तौर पर काम कर रहा था। अब वो कल ट्रेड डील के अनाउंसमेंट में रुपया थोड़ा मजबूती के साथ जरूर कामकाज कर रहा था, लेकिन क्या अभी भी आरबीआई को रुपए की वोलेटिलिटी को, रुपए की डिप्रिशिएटिंग चाल को एड्रेस करने की जरूरत है इस पॉलिसी में? जयेश मेहता, आदित्य नायर कह रहे हैं नहीं, जोशी सर कह रहे हैं हाँ, और हाँ पे उन्होंने ब्रैकेट में को लिख के भेजा था, वोलेटिलिटी को कर्व करने के लिए इंटरवेंशन या जो भी कदम उठाने की जरूरत है वो उठाना पड़ेगा आरबीआई को। फाइनली मेरा लास्ट सवाल था लिक्विडिटी। जिस तरह का करंट फाइनेंशियल लैंडस्केप है, क्या आरबीआई इस पॉलिसी में लिक्विडिटी की किल्लत को एड्रेस करेगा? आदित्य नायर और डीके जोशी सर दोनों कह रहे हैं हाँ, लिक्विडिटी की किल्लत को इस बार पॉलिसी में एड्रेस करने की तैयारी। जय सर, अदिति जी, जीके जोशी सर, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। आप पॉलिसी अनाउंसमेंट होने दीजिए, उसके बाद मैं आपसे रिविजिट करूंगा जो अनाउंसमेंट सामने आए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो इसी पोल का एक क्विक रिकैप। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। जो एमपीसी का आउटकम फ्राइडे सुबह 10 बजे आना है, उसमें क्या एक्सपेक्टेड है
आवाज के एमपीसी के आंसर्स आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। पहला सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस बार दरों को लेकर आरबीआई का स्टैंड क्या रहेगा। तीनों मानते हैं स्टेटस को, यानी कि दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, न बढ़ाए न घटाए जाएंगे। अगला सवाल था जो आरबीआई का स्टैंड है न्यूट्रल का। न्यूट्रल मतलब वेट एंड वॉच का मोड, क्या वो स्टैंड बदलेगा। तीनों का कहना था नहीं, वो स्टैंड जस का तस रहने वाला है। मैंने उनसे पूछा था विल द स्टैंड कंटिन्यू टू बी न्यूट्रल, तीनों कह रहे हैं हाँ स्टैंड न्यूट्रल ही रहने वाला है। और तीसरा और फाइनल इंपॉर्टेंट सवाल था कि कई लोग पूछ रहे हैं, कई लोग बात कर रहे हैं कि इस रेट कट साइकिल, हमने ऑलरेडी पिछले एक साल में 125 बेसिस पॉइंट दरों में कटौती कर दी है, क्या अब यहां से दरों में जो रेट कट का सिलसिला था वो खत्म हो गया है, या हम एक बहुत लंबे पॉज में चले गए। जयेश मेहता और डीके जोशी साहब कहते हैं नहीं, अभी वो सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। अदिति कह रही है अभी वेट एंड वॉच मोड पे रहेगा, क्योंकि काफी चीजें बदल रही होंगी, तो शायद हम एक लॉन्ग पॉज में जा रहे हैं। बस इसको लेकर पैनल थोड़ा सा डिवाइडेड। बाकी ये है इंपॉर्टेंट आउटकम्स। तैयारी हो गई है हमारी आरबीआई की उस ऑल इंपॉर्टेंट क्रेडिट पॉलिसी के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। इस नोट पर इस खास पेशकश आवाज एमपीसी में आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच जुड़ने